हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। आज हम लोगों का ज्योग्राफी का जो पोर्शन पढ़ना है हम लोगों को वो पढ़ना है अंक लॉस। अंक लॉस क्या है पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अंक लॉस देखिए बेसिकली क्या है कि समुद्र और समुद्र से सटे हुए देश अर्थात जिन देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है उनके क्या क्या अधिकार हैं समुद्र को लेकर के, उनके क्या क्या अधिकार हैं समुद्र के लेकर के, और समुद्र के संदर्भ में उस देश का क्या कर्तव्य है, इसी को लेकर के एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अंक लॉस को अंक लॉस के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्ण नाम होता है यूनाइटेड नेशन। जिसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। तो क्या है अंक लॉस का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसका हिंदी में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री अभिसमय। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय। क्या है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय। इसका ये कब बना था, कब आया था, 1982 में। अंक लॉस कब आया था, 1982 में। तो अंक लॉस क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो अंक लॉस का क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। और अंक लॉस कब आया था, 1982 में आया था। अंक लॉस कब पारित किया गया था, 1982 में पारित किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ भाई साहब अंक लॉस कब पारित किया गया था। तो अंक लॉस कब पारित किया गया था, 1982 में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, देखिए ये संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में ये नाम लिया जाता है। तो जहां भी आपको जितने भी नाम यूनाइटेड नेशन से संबंधित हो जाते हैं वो सारे संस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस वजह से ये भी संस्था आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई भी देश जैसे समुद्र के साथ जो सटा होता है उसके उस देश का उस समुद्र के साथ क्या अधिकार होंगे और कितना अधिकार होगा, कितनी समुद्र में उनकी अधिकार होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा समुद्र, अब मान लीजिए इंडियन ओशियन है, अब भारत है, उसके आसपास क्या है, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी तरफ भैया अरब सागर है, अरब सागर, और तीसरे और ये वाला हिस्सा क्या है, हिंद महासागर। तो क्या अब भारत सटे होने की वजह से क्या ये पूरा का पूरा समुद्र, ये पूरा का पूरा महासागर भारत का होगा? क्या भारत इसमें इस पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार जमाएगा? नहीं भाई साहब। इसी को तय करने के लिए कि भारत का कहां तक अधिकार होगा और क्या क्या अधिकार होगा, इसी के संदर्भ में ये अंक लॉस आया था। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है इसके संदर्भ में जो तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1982 में अंक लॉस कब पारित किया गया था, अंक लॉस 1982 में पारित किया गया था। अंक लॉस का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय के रूप में जाना जाता है। तो ये डेट आपको याद रखना है कि पूछता है कि बताओ अंक लॉस कब आया था, अंक लॉस कब पारित किया गया था। तो अंक लॉस 1982 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1982 में पारित किया गया था। अब पूछता है कि बताओ भाई साहब यह लागू कब हुआ था, अंक लॉस लागू कब हुआ था। पारित हुआ था 1982 में और लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1994 में, 1994 में। और भारत इसका हिस्सा कब बना, भारत इसका हिस्सा बन जाएगा 1995 में। कब बनेगा, भारत 1995 में इसका हिस्सा बन जाता है। तो 3 डेट आपको याद करना है अंक लॉस के संदर्भ में। 1982 में लागू हुआ,
और 1982 में पारित हुआ, 1994 में लागू हुआ यह कानून, और भारत इसका हिस्सा कब बना? 1995 में। ये डेट याद करना है। अंक्लॉस का फुल फॉर्म क्या है? ये है भाई साहब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अंक्लॉस किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन यही पूछता कि बताओ अंक्लॉस का संबंध किससे है? अंक्लॉस किससे संबंधित है? समुद्र से संबंधित है, समुद्र से अधिकार को लेकर के संदर्भित है। तो पूछेगा अंक्लॉस किससे संदर्भित है, किससे संबंधित है? पूछे देगा ऑप्शन, जंगलों से, रेगिस्तान से, महासागर से और नदियों से। तो क्या हो जाएगा आपका जवाब? तो अंक्लॉस किससे संबंधित है? अंक्लॉस आपका महासागरों से संदर्भित है। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अंक्लॉस के और भी क्या क्या फैक्टर। तो कितना समुद्र में किसी व्यक्ति, किसी देश का कितना अधिकार होगा, यही तय किया गया था। अंक्लॉस के तहत किसी देश का कितना अधिकार होगा समुद्र में, इसी के तहत तय किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए भारत को ही एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ठीक है ना। अंक्लॉस देखिए, भारत को ही ले लेते हैं। आप भारत के संदर्भ में देख सकते हैं या किसी और भी देश को ले सकते हैं। तो आप किसी और भी देश को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग भारत के ही संदर्भ में देख लेते हैं। इधर से ठीक है ना। अब हमने बनाया भारत, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत क्या एकदम सेम इसी तरह है? नहीं। भारत कैसा है? कहीं उभरा हुआ है, कहीं घटा बढ़ा है, मतलब कहीं धंसा हुआ है और कहीं उभरा हुआ है। तो इस तरह कहीं आप देखते हैं कि किसी भी देश की सीमा कुछ इस तरह होती है, ठीक है ना, कुछ इस तरह होती है। किसी भी देश की सीमा कुछ इस तरह होती है। तो कहा गया भाई साहब कि अगर यहां से नापा जाएगा, अगर यहां से नापा जाएगा तो दूरी क्या हो जाएगी? घट बढ़ जाएगी। तो अंक्लॉस में कहा गया कि भाई साहब पहले तो एक ऐसी रेखा खींचो जो सभी उभरे हुए बिंदुओं को क्या करता हो? बराबर करता हो। तो सभी उभरे हुए बिंदुओं को बराबर करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा गया, जिसे कहा गया आधार रेखा। क्या नाम दिया गया इसे? आधार रेखा। क्या नाम दिया गया? इसे रखा गया कि ये भाई साहब है आधार रेखा। क्या है? ये आधार रेखा है। कौन सी रेखा है? ये वाली आधार रेखा है, जो सभी घटे बढ़े स्थानों को एक समान रेखा में, एक सीधी रेखा में बांट देता है। इसे क्या नाम दिया गया? कि ये भाई साहब आधार रेखा होगा। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना दूरी भाई साहब? 12 नॉटिकल माइल्स। कितना? 12 नॉटिकल माइल्स या 12 समुद्री मील। नॉटिकल माइल्स को क्या कहते हैं? समुद्री मील भी कहते हैं। नॉटिकल माइल्स को क्या कहते हैं? समुद्री मील भी कहते हैं। एक मिनट के लिए आप लोग देख लीजिए पहले कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है। नॉटिकल माइल्स ये नाम से दर्शाते हैं, इसलिए नॉटिकल माइल्स, इसी को कहते हैं समुद्री मील भी कहते हैं, समुद्री मील भी कहते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है? नॉटिकल माइल या समुद्री मील भी कहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार जब आप रोड पर, भूमि पर आप यात्रा करते हो तो क्या कहते हो कि हम 10 किलोमीटर बाइक चलाकर आ रहे हैं, लेकिन जब आप समुद्र में नौकायन से यात्रा करते हो तो वहां पर जो दूरी नापी जाती है उसमें वह किस में मापी जाती है? किस मात्रक में? तो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। जब आप समुद्र में यात्रा करते हो, जल में यात्रा करते हो, तो वहां पर जो दूरी मापी जाती है उसे किस रूप में मापा जाता है? नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। नॉटिकल माइल्स को ही किस नाम से जाना जाता है? समुद्री मील के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है भाई साहब? एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। नॉटिकल माइल्स कहां मापा जाता है? समुद्र की यात्रा के दौरान नौकायन द्वारा चली गई दूरी को किसमें मापा जाता है? नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है, जिसे समुद्री मील भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए कि एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। और नॉटिकल माइल का इस्तेमाल कहां किया जाता है? समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो वही हो गया। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा। क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा कहलाती है।
ठीक है ना, ये क्या है, प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आधार रेखा, प्रादेशिक सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये वाला क्षेत्र क्या है, पूरा का पूरा आधार रेखा के और प्रादेशिक सीमा के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में या प्रादेशिक सीमा के रूप में जाना जाता है। और भैया देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा, पहले लिख लो कि कौन कौन से क्लास इसमें शामिल थे, कौन कौन से नियम। और देखिए आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी, कितना, 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी आधार रेखा से, भाई साहब कितना, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, अविच्छिन्न क्षेत्र, क्या, अविच्छिन्न क्षेत्र क्या कहलाता है, अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अविच्छिन्न मंडल या अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की, 24 नॉटिकल माइल्स दूरी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अविच्छिन्न क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, अविच्छिन्न क्षेत्र के रूप में या अविच्छिन्न मंडल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, अविच्छिन्न मंडल के रूप में जाना जाता है या अविच्छिन्न क्षेत्र के। और तीसरा क्या है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है भाई साहब, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यह दूरी कितनी होती है, 200 नॉटिकल माइल्स होती है। कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल्स होता है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स दूरी क्या कहलाती है, प्रादेशिक सीमा कहलाती है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाती है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल्स की दूरी को व्यक्त करता है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल्स दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है ना। पूछता है अविच्छिन्न क्षेत्र कितने क्षेत्र को कहा जाता है, कितने दूरी को कहा जाता है, तो 24 नॉटिकल माइल्स दूरी को क्या कहा जाता है, अविच्छिन्न क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक सीमा कितनी होती है भाई साहब, प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल्स होता है। तो आपको याद करने का आसान तरीका होता है 12 24 200, 12 24 200। तो 12 24 कहने का मतलब है कि भारत का जहां से समुद्र शुरू होता है, भारत का मान लीजिए यहां से समुद्र शुरू होता है, कहां से, इस क्षेत्र से। भारत का ये मान लीजिए पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट है, जो भी आप ले सकते हो। ये मान लीजिए क्या है, पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट का जो आधार रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींचा गया जो सभी घटे बढ़े स्थानों को बराबर कर देता है। ये किस लिए खींचा जाता है, ताकि जो घटे बढ़े स्थान है, कहीं पर देखिए धंस गया है, कहीं पर घुस आगे समुद्र में घुस गया है, फिर ये अंदर धंस गया है, फिर बाहर। तो अब भाई साहब इसे आसान बनाने के लिए एक आधार रेखा खींचा गया। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के बीच की दूरी क्या कहलाई, प्रादेशिक सीमा। अब समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये वाला देखो, छोटा सा अभी देख लो, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी, मतलब इधर क्या है, हमारा समुद्र है। क्या है, समुद्र है। तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब मान लीजिए ये आधार रेखा है, क्या है, ये आधार रेखा है। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। मतलब आपके इस वाले तट से लेकर के समुद्र के 12 नॉटिकल माइल्स के बीच की दूरी क्या कहलाएगी भाई साहब, ये सबका यहां तक का जो समुद्र है, ये वाला जो समुद्र है भाई साहब, ये कहलाएगी प्रादेशिक सीमा। फिर यहां से भाई साहब अगले 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी, ये मतलब अगला समुद्र क्षेत्र, इतना क्या कहलाएगा भाई साहब, ये कहलाएगा अविच्छिन्न क्षेत्र। फिर अगला 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी भाई साहब, इतना क्या कहलाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। तो कहने का मतलब है भाई साहब ये जो क्षेत्र है, ये जो समुद्र है, इसमें वह देश, इसमें भारत कितना कितना कहां कहां क्या क्या अधिकार मिले हैं, इस समुद्र में भारत को क्या क्या अधिकार है, मतलब भारत इस समुद्र में क्या क्या कर सकता है। क्या संपूर्ण अधिकार है, नहीं भाई साहब, कहां संपूर्ण अधिकार है, कहां पर डीप बना सकता है, कहां पे खनन कर सकता है, कहां पे माइनिंग कर सकता है, मतलब समुद्र में खनन किया जाता है, जैसे कि तेल शोधन के लिए खनन किया जाता है, पेट्रोलियम के लिए शोधन किया जाता है। तो कहां कहां तक के भारत को क्या क्या कर सकता है,
तो वही निर्धारित करने के लिए इन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। अब देखिए भाई साहब, जो प्रादेशिक सीमा होती है, ये जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है, इसमें उस देश का, जिस देश की तटीय सीमा होगी, मतलब हमारे भारत के इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी के बीच क्या होगा, संपूर्ण अधिकार होगा। क्या होगा, संपूर्ण अधिकार होगा। कौन सा अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार होगा भाई साहब, संपूर्ण अधिकार होगा। संपूर्ण अधिकार का मतलब भाई साहब कि भाई साहब इस क्षेत्र में भारत के इस क्षेत्र में, मतलब इस दोनों तरफ समुद्री सीमा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भारत का विस्तार दोनों तरफ से एक प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जो घुसा हुआ है समुद्र में, इस वजह से दोनों तरफ उसे अधिकार मिलता है। अब भाई साहब इस क्षेत्र में, इस प्रादेशिक सीमा में क्या है कि संपूर्ण अधिकार मिला है। संपूर्ण अधिकार का मतलब ना तो इसके ऊपर से कोई देश अपना वायुयान लेकर के जा सकता है, और ना ही इसके ऊपर से मतलब एक तो वायु में भी अधिकार है, जल के अंदर भी अधिकार है, और जल के ऊपर भी अधिकार है। मतलब भाई साहब भारत के इस क्षेत्र से अगर किसी देश को जहाज लेकर जाना है, पानी वाला जहाज लेकर जाना है, तो भी भारत के बिना इजाजत के आप नहीं जा सकते हो। अगर इसके हवा में, इसके ऊपर से, मतलब इसके ऊपर से भी अगर वायुयान लेकर के जाना चाहते हो, तब भी आप किससे परमिशन लोगे, भारत के परमिशन के बिना आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। और इसके बीच, इसके नीचे से, मतलब समुद्र के पानी के अंदर से भी अगर आपको जहाज लेकर जाना है भाई साहब, अंदर से क्या, जहाज लेकर जाना है, पानी के अंदर से आपको लेकर के जाना है, सबमरीन लेकर जाना है, तो भी बिना परमिशन के आप भारत के ले नहीं जा सकते। अगर ले जाते हो तो भारत क्या करेगा, अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करके उसे क्षतिग्रस्त कर देगा, उसे तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इसमें इसी वजह से इसे कहा जाता है कि संपूर्ण अधिकार है भाई साहब। यहां पर भारत चाहे जो कर सकता है भाई साहब, यहां पर किसी और देश का कुछ भी अधिकार नहीं है। संपूर्ण अधिकार किसका है भाई साहब, भारत का है। तो इस क्षेत्र को इसी वजह से किस नाम से जाना जाता है, संपूर्ण अधिकार क्षेत्र। तो पूछता है क्वेश्चन, बताओ कौन सा मंडल है जहां पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो तीनों क्षेत्रों में कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र क्या कहलाता है, संपूर्ण अधिकार वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि संपूर्ण अधिकार वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका प्रादेशिक सीमा है। कौन सी है, प्रादेशिक सीमा है। उसके अलावा आपको इसमें लिख लो, संपूर्ण अधिकार का मतलब आपका जल थल वायु तीनों में, जल थल वायु में संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार होगा। जल थल वायु में संपूर्ण अधिकार होगा, ठीक है ना, जल थल वायु में संपूर्ण अधिकार होगा। ये हो गया हमारा प्रादेशिक सीमा, ठीक है ना। प्रादेशिक सीमा का अधिकार जो है, तो इस तरह आपके हो गए संपूर्ण अधिकार। इसमें क्या क्या है, संपूर्ण अधिकार है, जल थल वायु में संपूर्ण अधिकार किसका है, उस देश का होगा जिस देश की सीमा समुद्र के साथ सीमा साझा करता होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अविच्छिन्न क्षेत्र। क्या देखते हैं, अविच्छिन्न क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है भाई साहब, इस क्षेत्र में आपको क्या करने का अधिकार है, आप यहां पर टैक्स वसूल कर सकते हो, आप टैक्स वसूल कर सकते हो। मतलब इस क्षेत्र से अगर किसी देश की जहाज जा रही है, तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो, उस देश के जिसका जहाज होगा उससे आप क्या लोगे, टैक्स ले सकते हो। जो भी आप यहां पर काम करते हो, कोई भी देश बाहरी काम करता है, वो किससे, उसके बदले में सरकार उससे क्या ले सकती है, टैक्स लेगी। अर्थात जितने भी देश के जहाज इस क्षेत्र से जाएंगे, इस क्षेत्र से जो भी जिन देशों का जहाज गुजरेगा, उनसे ये टैक्स वसूल करने का अधिकार होगा। अब भाई साहब अगर आप टैक्स वसूल कर रहे हो, तो साफ सफाई का अधिकार भी किसका होगा, उसी देश का होगा। तो टैक्स वसूली का अधिकार मिलेगा, यहां पर टैक्स वसूली का अधिकार मिलता है, वसूली का अधिकार मिलता है, वसूली का अधिकार मिलता है, टैक्स वसूली का अधिकार मिलता है। और दूसरा अधिकार क्या मिलता है, दूसरा अधिकार ये मिलता है कि अगर आप उस क्षेत्र में भाई साहब टैक्स कलेक्शन करते हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर साफ सफाई करने का काम भी किसको मिलेगा, तो ये भी उसी देश का होगा। कि भाई साहब अगर आप पैसा वहां से वसूल रहे हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मंडी देखे हो ना, ग्रामीण मंडी या हाट, आप नाम सुना होगा। जैसे हम लोग मंडी या हाट दोनों ही एक ही संदर्भ को व्यक्त करता है, जहां पर लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। तो जो मंडी का मालिक होता है, उसे वो क्या करता है, मंडी टैक्स लेता है आपसे, थोड़ा
बहुत मंडी टैक्स लेता है, तो मंडी टैक्स के बदले आपको क्या करता है, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था करता है, सुरक्षा की व्यवस्था करता है, लाइन की व्यवस्था करता है, मतलब बिजली आपको बिजली के लिए आपके लिए उपलब्ध कराता है। तो ये सारा काम कौन करता है, जो टैक्स वसूल करता है। मतलब टैक्स के बदले आपको क्या क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है, साफ सफाई मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है। तो उसी प्रकार अगर भाई साहब आप टैक्स वसूल कर रहे हो किसी देश के नाविकों से, किसी देश के यात्रियों से, तो आपको उस क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगी कि नहीं। तो साफ सफाई का भी अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, सफाई का अधिकार होता है, ठीक है ना, साफ सफाई का अधिकार होता है। तो दो चीज आप देखिए, अविच्छिन्न क्षेत्र में क्या मिलेगा, एक तो टैक्स वसूली का अधिकार मिलता है, दूसरा साफ सफाई का अधिकार मिलता है अविच्छिन्न क्षेत्र में। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी क्या होता है कि आप इसमें देख सकते हो कि जैसे पेट्रोलियम की खोज अगर हो रही है, खनन उनन हो रहा है समुद्र के अंदर, तो ये भी खान हो सकता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब वहां तेल का खनन उनन किया जा सकता है, वहां पे शोधन किया जा सकता है अंदर से, कि मतलब भाई अगर मुझे पता है कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम मिल रहा है, तो वहां से उस आपके महासागर के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जा सकता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां भी हो सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला वाला ये हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्या है, अविच्छिन्न क्षेत्र में क्या क्या अधिकार है। अविच्छिन्न क्षेत्र में आपका टैक्स वसूली का अधिकार है, दूसरा साफ सफाई का अधिकार है, तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अधिकार है, मतलब वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट कार्य कर सकते हो। अगला देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है भाई साहब, यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है ना, नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। ये सारे काम, यहां भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बेसिकली इतना लिखिएगा, रिसर्च नए द्वीपों का निर्माण किसमें होगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल्स को प्रदर्शित करता है, तो 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी को कितना क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, प्रादेशिक सीमा कहलाती है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है, अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाती है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है भाई साहब, तो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या अधिकार हैं, तो नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार है। बताओ अविच्छिन्न क्षेत्र में क्या क्या अधिकार हैं, तो अविच्छिन्न क्षेत्र में आपके टैक्स वसूली का अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। और भाई साहब प्रादेशिक सीमा में क्या क्या काम किया जा सकता है, तो प्रादेशिक सीमा में आपका आप संपूर्ण अधिकार होता है। आप उसके जल के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर कोई सबमरीन लेकर जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हो, उसे नष्ट कर सकते हो, मतलब संपूर्ण जो चाहे वो कर सकते हो। बिना परमिशन के आप, कोई भी देश इस क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता, इस क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई देश आपका अतिक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका समुद्र के जितने भी देश समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब समुद्र के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं, उन सब देशों को ये अधिकार मिलता है कि मतलब इसी अंकलॉस कानून के तहत, इसी अंकलॉस कानून के तहत भाई साहब प्रादेशिक सीमा निर्धारित किया गया, अविच्छिन्न क्षेत्र का निर्धारण किया गया, आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, बताओ किस नियम के तहत प्रादेशिक सीमा, अविच्छिन्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया, तो कौन सा होगा, अंकलॉस कानून कब आया था, तो 1982 में आया था। कब आया था, 1982 में आया था। भारत कब इस अंकलॉस कानून को कब लागू किया गया, तो 1994 में लागू किया गया। भारत इसका हिस्सा कब बना, तो 1995 में बना। तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज ये सब आपका हुआ। इस प्रकार आपका ये अंकलॉस का जो कानून था ये समाप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए ये भारत है, तो भारत मतलब ये समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है और ये भारत है, तो 200 नॉटिकल माइल्स के बीच के अधिकार मिला है। बाकी क्षेत्र क्या होता है भाई साहब, इस पर संपूर्ण अधिकार, मतलब इस पर अधिकार जो होता है उस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। मतलब अगर ये सार्वजनिक संपत्ति एक तरह से मानी जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये, इसके बाद आप
यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं कर सकते, यहाँ पर अपना कोई अधिकार नहीं जमा सकते। मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर आपका अधिकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद किसी देश का अधिकार खत्म हो जाता है। उसके बाद जो समुद्र है उस पर संपूर्ण दुनिया का अधिकार नियम काम करता है, वहां पर आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद समुद्र में आपका नियम कानून नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है ना। वहां कहोगे कि हम निर्माण करेंगे, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर आप द्वीप का निर्माण करोगे तो अवैधानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो आपको 200 नॉटिकल माइल्स तक के ही अधिकार मिला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोगों का अंक लॉस खत्म हुआ। तो आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। बंद कर दो।